नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम महासागरीय धाराएं अर्थात ओशियन करंट्स को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी ओशियन करंट से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी इसके बाद हम जैसे जैसे ओशियन करंट्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनसे संबंधित सिद्धांत और फिनोमेनास को भी हम कवर करते जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि महासागरीय धाराएं वास्तव में है क्या, ओशियन करंट वास्तव में है क्या। तो जब हम ओशियन करंट की बात करते हैं तो ओशियन करंट आप पहले ये देखिए, ये पानी का एक आपने बाल्टी भरी हुई है और इसके अंदर आपने पानी भर रखा है, ठीक है। और पानी भरा रहने के एक क्रम में आप देखेंगे कि इसके अंदर ना, जब आप यहाँ से इसको हिलाएंगे या वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ भी कुछ वाइब्रेशन निकलता रहेगा, ठीक है, जिससे एक पानी इधर से उधर होगा और इधर से उधर होगा। फिर दूसरा और एक गर्म पानी लीजिए और उसमें आप एक पानी की रॉड लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जो नीचे का पानी है ना वो तो गर्म नहीं होता है, लेकिन आप जब देखेंगे ऊपर ऊपर से पानी गर्म हो जाता है तो फिर एकदम से पानी ऐसे एक गति करने लग जाता है, तो आप पानी को है ना अपने आप हिलता हुआ देखेंगे। तो ये ओशन करंट का एक जनरल उदाहरण देखा जा सकता है आपके घर में भी। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने ओशन करंट्स के संदर्भ में। ओशन करंट क्या है वास्तव में? देखिए दोस्तों, समुद्र में जो पानी है उसमें निरंतर क्या होती रहती है? गति, और जो एक विशेष दिशा के अंदर होती है और अपनी उनकी एक सीमाएं भी होती है और इनकी गति का वर्गीकरण आकार, गति, गहराई, तापमान आदि बलों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? महासागरीय धाराएं या ओशियन करंट्स, अर्थात समुद्र या समुद्र का जो पानी है उसके अंदर जो निरंतर गति होती रहती है और वो एक विशेष दिशा में दिखाई देती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं हम? ओशियन करंट्स। इसके बाद चले हम कि ओशन करंट्स के टाइप कितने होते हैं। तो जब हम दोस्तों ओशन करंट्स के टाइप की बात करें तो महासागरीय धाराओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली लार्ज स्ट्रीम और दूसरी ड्रिफ्ट, या इसको हम स्ट्रीम भी कह सकते हैं या ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं। स्ट्रीम ऐसे लिखेंगे हम, और ड्रिफ्ट या इसको हम प्रवाह भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रवाह लिख सकते हैं। अब दोस्तों जब हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं, सबसे पहले ड्रिफ्ट की बात करते हैं हम स्ट्रीम को छोड़कर। ड्रिफ्ट किसे कहते हैं या प्रवाह किसे कहते हैं? एक धीमी गति से समुद्र में चलने वाली महासागरीय धारा जो हवा के प्रभाव से उत्पन्न होती है और इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और पैसिफिक ड्रिफ्ट। हालांकि हम इसके उदाहरण मैप में भी और आगे समझने वाले हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। जब हम स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्ट्रीम लार्ज स्ट्रीम का मतलब होता है बड़ी धारा, और ये एक महत्वपूर्ण महासागरीय धारा होती है जो उच्च गति से चलती है, मतलब बहुत तेजी से चलती है। लार्ज स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब बहुत तेजी से चलने वाली, और इसकी हमेशा एक आप देखेंगे तो जब स्ट्रीम चलेगी तो उसकी एक स्पष्ट धारा भी होती है। इसका उदाहरण ले सकते हैं हम गल्फ स्ट्रीम के तौर पर। इसके बाद चलें दोस्तों हम तो अब गहराई के आधार पर भी इनको मापते हैं। गहराई के आधार पर हम इन्हें दो भागों में माप सकते हैं। एक तो जो अपर सरफेस पर चलती है हमारी, मतलब जो सतह पर चलती है, और दूसरी जो गहराई जल, जो ये डीप वाटर में चलती है या गहरे जल में चलती है। तो जब हम अपर या सरफेस वाटर की बात करते हैं तो जो 400 मीटर का हम ये पूरा समुद्र मान लेते हैं। ऐसा करते हैं कि ये हम पूरा समुद्र मान लिया, ठीक है, और इस समुद्र के अंदर ये पूरा समुद्र है। और जब हम यहां 400 मीटर की बात करेंगे, 400 मीटर की जब बात करेंगे इसके ऊपर, तो हमें सरफेस स्ट्रीम दिखाई देगी, सरफेस वाटर स्ट्रीम। और जब हम इसके नीचे की बात करेंगे तो डीप वाटर स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद चले हम कि सरफेस वाटर, सरफेस एक बार सरफेस वाटर स्ट्रीम को भी पढ़ लेते हैं। यह सतह पर 400 मीटर या सतह के नीचे 400 मीटर तक चलती है, और ये पूरे जो हमारे समुद्र तल का पानी है उसका 10% हिस्सा होती है मात्र, जबकि डीप वाटर स्ट्रीम
400 मीटर से नीचे जितना भी गहरा सागर समुद्र तल है उसके भीतर चलती है, और यह समुद्र के 90% जल का इधर उधर से प्रवाह करती है, या इसके जो प्रवाह है इसके अंदर डीप वाटर स्ट्रीम में वो 90% वाटर का प्रवाह हो जाता है। इसके बाद चलें धाराओं की गति। तो आपको पता होगा कि धाराओं की गति 5 नॉट से, जो हमारा सतही तेज है, जो सबसे तेज धारा हो सकती है वो 5 नॉट से अधिक कभी नहीं हो सकती, जबकि गहरी धारा 0.5 नॉट्स तक। ठीक है। इसके बाद हम तापमान के आधार पर धाराओं को बांटे। तो तापमान के आधार पर वार्म वाटर स्ट्रीम, जिसके अंदर गर्म जल धाराएं कह सकते हैं हम, और दूसरी कोल्ड वाटर स्ट्रीम। ठीक है। जब हम वार्म वाटर स्ट्रीम की बात करते हैं अर्थात गर्म जल धाराओं की, तो ये निम्न अक्षांशों से, मतलब ये जो हमारी पृथ्वी और ये 0 डिग्री अक्षांश, तो हमें इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश। और ये निम्न अक्षांशों के जो पूर्वी तट है, जैसे महासागरों के जो पूर्वी तट है ईस्ट, उस एरिया से चलती है और मध्य अक्षांशों, मतलब पूर्वी और मध्य अक्षांशों तक पाई जाती है। हालांकि इसकी जैसे ही हम गोलार्धों के पास जाएंगे तो इसकी दिशा भी बदल जाती है। फिर दूसरी ओर हम बात करते हैं कोल्ड वाटर करंट की। कोल्ड वाटर करंट की जब हम बात करते हैं तो ये उच्च अक्षांशों से आती है और पश्चिमी तटों से, जो हमारे महासागरों के या महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट है, सॉरी महासागरों के नहीं, महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट है, उन पर निम्न और मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। और पूर्वी तटों पर जब आप देखेंगे तो जैसे ही हम उच्च अक्षांशों पर जाएंगे तो ये धाराएं हमें पूर्वी तट पर भी दिखाई देगी। अर्थात हम दोनों धाराओं में देख रहे हैं कि इनके कहीं ना कहीं सिमिलरिटियां भी है और अपवाद भी है। हमें इन्हें मतलब पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना होगा। वार्म स्ट्रीम के बारे में याद रखना है कि निम्न अक्षांशों से चलती है और ये पूर्वी तटों से प्रभावित होती है। ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं कोल्ड वाटर स्ट्रीम की, कोल्ड वाटर स्ट्रीम उच्च अक्षांशों से आती है, और उच्च अक्षांशों से आती है और ये महाद्वीप है उनके पश्चिमी तटों पर निम्न और मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। जबकि जब हम ये पूर्वी तटों पर बात करें तो पूर्वी तटों पर भी पाई जाती है, लेकिन कब, जब हम बात करें उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों की। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर। जब हम महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी का स्वभाव ही ऐसा है कि जो हमारे ओशियन करंट्स को जन्म देता है, जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन को भी संदर्भित कर सकते हैं। इसके बाद हम चले एक्सटर्नल ओशियन करंट्स की। तो जब हम भारी महासागर कारकों की बात करें तो जिसमें हवा की दिशा, वाष्पीकरण और वर्षा के संदर्भ में हम इसके अच्छे उदाहरण ले सकते हैं। जब हम डीप ओशियन फैक्टर्स की बात करें कि जो गहरे महासागर हैं उनके अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, दोस्तों तापमान भी इन्हें प्रभावित करता है ओशियन करंट्स को, तापमान, दबाव भी, और इसके साथ साथ तापमान और लवणता और घनत्व। लवणता के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि कई धाराएं लवणता की जो समायोजन है उसके कारण ही चलती है। फिर इसके बाद हम बर्फ के पिघलने को भी एक कारण मान सकते हैं। इसके बाद मॉडिफाइंग कौन कौन से कारक हैं जो हमारी धाराओं को संशोधित कर देते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर है हमारे समुद्र तल की संरचना, जो तटीय विशेषताएं हैं आसपास की, वो मौसमी परिवर्तन भी हमारे धाराओं को प्रभावित कर सकते हैं। वैसे ही हम भारत का इसमें उदाहरण लेंगे जिसके अंदर सोमालिया धारा को पढ़ेंगे, सोमाली धारा को, और सोमाली धारा के संदर्भ में पढ़ेंगे कि मौसमी परिवर्तन कैसे धाराओं को परिवर्तन करता है, बिल्कुल स्थितियां बदल जाती है उस समय। प्राइमरी फोर्स अफेक्टिंग ओशियन करंट्स, जो हमारे प्राइमरी फोर्स कौन कौन से हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, अर्थात प्राथमिक शक्तियां, जिसके अंदर हम सौर ऊर्जा का उदाहरण ले सकते हैं, स्थायी पवनों का उदाहरण लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण लेते हैं, और कोरियोलिसिस बल का उदाहरण लेते हैं। कोरियोलिसिस बल की हालांकि मैं आपको वीडियो बना दूंगा इस वीडियो के बाद। जब सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी कैसे हमारी ओशन करंट्स को प्रभावित करती है, जब आप देखेंगे दोस्तों महासागरों या समीपवर्ती महासागरों के अंदर जब पानी गर्म होता है तो गर्म होकर पानी फैलने लगता है, और सबसे ज्यादा फैलाव कहां पर होता है, कर्क रेखा पर, और मकर रेखा और कर्क रेखाओं के दोनों के बीच में।
इन दोनों रेखाओं के बीच में हमेशा सूर्य की स्थिति सापेक्ष रहती है, और सापेक्ष रहने के कारण ये दोनों रेखाओं के आसपास का जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत गर्म, और जल भी गर्म होता है। और आपको पता है कि गर्म जल क्या होता है, जब गर्म होता है तो वो फैलता है। क्या होता है? फैलता है। और फैलने के कारण जो उभार उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो उभरे हुए क्षेत्र से जल किधर की ओर, जो मध्य अक्षांश है उनकी ओर प्रभावित होने लगता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी मान लीजिए ये, और यहाँ पर हम पानी का फैलाव हो रहा है, तो दोस्तों ये पानी उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में प्रवाहित होगा। इसके बाद हम चलें कि क्या हम, जो हमारी पवनें हैं, विंड इन्फ्लुएंस, क्या वह भी प्रभावित करती है? तो हाँ, बिल्कुल दोस्तों। जब आप व्यापारिक हवाओं को देखते हैं तो व्यापारिक प्रवाहों के हवाओं के कारण उत्तरी और दक्षिणी धाराएं पूरब और पश्चिम की ओर बहने लगती है। जब हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं उनके कारण उत्तर और दक्षिणी अक्षांश से धाराएं पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रखना दोस्तों ये डायग्राम आप। और इसी धारा को कहते हैं हम इक्वेटोरियल करंट, जिसे समुद्र के पश्चिमी हिस्से के अंदर पानी जमा हो जाता है और पूर्व के अंदर पानी का डेफिसिट हो जाता है, अर्थात तो पूर्व के अंदर पानी की कमी हो जाती है। और इसी के कारण एंटी इक्वेटोरियल करंट अर्थात प्रति विषुवतीय धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। जब हम सैलिनिटी की बात करते हैं तो सैलिनिटी के संदर्भ में, या हम लवणता का जब जैसे ही अंतर होता है तो तब भी धाराएं प्रभावित होने लगती है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा लवणता के अंतर के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें उच्च अक्षांशों से लवणता मध्य अक्षांशों में कम होती है, और इसी कारण ये उच्च अक्षांश से चलने लगती है मध्य अक्षांशों की ओर। जब हम मेडिटेरियन सी का उदाहरण लेते हैं, या भूमध्य सागर का, तो लवणता अधिक होने के कारण अटलांटिक महासागर से पानी, जो अटलांटिक महासागर है हमारा, अटलांटिक महासागर से पानी मेडिटेरियन सागर की ओर बहता है, जबकि समुद्र के नीचे की धाराएं इसके विपरीत दिशा में बहती है। तो आप देखेंगे कि दोस्तों जब लवणता है वो भी प्रभावित करती है। जब आप मेडिटेरियन सी को देखेंगे तो लवणता अधिक होने के कारण अटलांटिक महासागर से एक मेडिटेरियन सागर की और एक धारा बहती है, जो समुद्री धाराओं, जो कि उसके आसपास की धाराएं हैं, वो नीचे की ओर बहती है। मतलब दो उनकी धाराएं हैं वो, इसकी ये धारा मेडिटेरियन सी की धारा और बाकी धाराएं आपस में विपरीत स्थितियों को भी दर्शाती है। इससे पता चलता है कि लवणता भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो करती है। अब दोस्तों महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों पर चले तो सबसे पहले हम कोरियोलिसिस बल का उदाहरण ले सकते हैं। और कोरियोलिसिस बल के संदर्भ में आप देखेंगे कि जब जैसे ही हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो उत्तरी गोलार्ध में धाराएं घड़ी की दिशा में, मतलब जो हमारी क्लॉक वाइज है, ठीक है। और क्लॉक कैसे चलती है आपको पता है, ये क्लॉक है हमारी, और ये कैसे चलेगी, ऐसे, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये उल्टी हो जाती है। तो हमें सीधी, हमारा उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध में हमें घड़ी की दिशा में याद करना है, क्योंकि हम हमेशा हमारा सारा काम किस दिशा में करते हैं, घड़ी की दिशा में। तो इसको घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज। इससे आप याद कर पाएंगे आसानी से। अब जैसे मौसमी परिवर्तन या सीजनल चेंज होते हैं तो आप देखेंगे कि भारतीय महाद्वीप में जब मानसून का प्रभाव आता है तो यहाँ जो महासागरीय धाराएं हैं वे भी अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जिसके अंदर हम सोमालिया धारा को संदर्भ में देख सकते हैं और उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा को संदर्भ में भी इसे विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। कोस्टल शेप एंड लोकेशन, महाद्वीपीय आकार और स्थान भी हमारे ओशन करंट्स को प्रभावित करते हैं, जिसमें तट रेखा के आकार और स्थान के कारण धाराओं में जो धाराएं हैं वो प्रभावित होने लगती है। जैसे मिड अटलांटिक रीज के कारण, जो हमारा, जब हम अटलांटिक धारा पढ़ेंगे तो ये ऐसा आकार का समुद्र है, तो इसके अंदर मिड अटलांटिक रीज है ना, उसे वो भी धाराओं को प्रभावित करता है। इसके संदर्भ में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब दोस्तों, अब जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा उससे संबंधित तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये आपको बिल्कुल करने ही होंगे। अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन
लार्ज स्ट्रीम, ठीक है, बड़ी स्ट्रीम या बड़ी धारा, या ड्रिफ्ट अर्थात प्रवाह के बीच सही अंतर को दर्शाता है। तो आप देखिए एक बार, फिर मुझे बताइएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए मैं अब आपको ऑप्शंस बताता हूं। बड़ी धाराएं धीमी गति से चलती है या धीमी गति से बहती है, जबकि बहाव अर्थात ड्रिफ्ट तेज गति से बहने वाली धाराएं। नहीं, ये नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता। फिर बी में कहा गया है कि बड़ी धाराएं अर्थात लार्ज स्ट्रीम स्पष्ट सीमाओं के साथ और उच्च गति से बहती है। बिल्कुल ये बात तो सही है। फिर दूसरा भी पढ़ते हैं, जबकि जो ड्रिफ्ट्स हैं उनकी सीमाएं अस्पष्ट होती है और वो धीमी गति से। बिल्कुल ये भी सही है। बड़ी धाराएं लवणता के अंतर को प्रभावित नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। बड़ी धाराएं केवल ध्रुवीय क्षेत्र, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पष्ट रूप से। इसके बाद हम सतह या सतह के जो ऊपरी धारा है मतलब सरफेस ओशन करंट और डीप ओशन करंट के बीच या गहराई के आधार पर मुख्य अंतर क्या है। सतही जल धारा 400 मीटर नीचे होती है, नहीं ये नहीं कह सकते, उल्टा कह दिया। और गहरे जल 400 मीटर के भीतर, नहीं ये भी गलत कह दिया। सतही जल धारा महासागर में पानी के 10% को दर्शाती है, जबकि गहरी धारा 90% को बताती है। बिल्कुल ये सही तो है, क्योंकि सतही जल तो 10% ही पानी का प्रवाह करता है। सतही जल धारा धीमी होती है, बिल्कुल सतही जल धारा कह सकते हैं, वैसे तो तुलना बिकी नहीं, इस वजह से हम कह नहीं सकते। सतही जल धारा केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में बनती है, नहीं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, सबसे सटीक आंसर यही है। इसके बाद हम कोरिलेसिस प्रभाव और पृथ्वी के घूर्णन का महासागरीय धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आप पहले एक बार देख लीजिए। चौथा ऑप्शन मैं आपको आगे बता दूंगा, मैं भी पढ़ लेता हूं आपके साथ साथ। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर धाराएं दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बाईं ओर का मतलब आपके राइट हैंड साइड, और सॉरी दाईं ओर हो गया आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड हो गया आपका बाईं। दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं घड़ी की विपरीत दिशा में, नहीं 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 दोस्तों, हमने पता है कि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और हमने कहा था कि हम घड़ी को सीधी दिशा में देखते हैं अर्थात क्लॉकवाइज। कोरियोलिसिस बल के कारण महासागर महासागर धाराएं अर्थात ओशियन करंट उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, बिल्कुल ये फिर भी थोड़ा ठीक है। और कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं का कोई प्रभाव नहीं। दोस्तों बिल्कुल ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम इसका आंसर सी टिक करेंगे और सबसे सटीक आंसर यही है। एक बार फिर भी हम अपने आंसर सीट को मिला लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, आंसर सी बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम, गर्म और ठंडी जलधाराओं के बीच तापमान के अंतर का मुख्य कारण क्या है। गर्म और ठंडी जलधाराओं के बीच तापमान के अंतर का मुख्य कारण है पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में गुरुत्व बल से भिन्नताएं। हो भी सकता है, लेकिन हम सटीक आंसर तक पहुंचेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कई चीजों को प्रभावित करता है। महासागर के हिमखंडों में पिघलने से उत्पन्न पानी का प्रवाह, हालांकि ये भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें सटीक आंसर तक पहुंचना है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और सूर्य की किरणों के विभिन्न क्षेत्रों में आने से बनने वाली कोण की भिन्नताएं, महासागरीय क्षेत्रों के बीच लवणता की भिन्नता है।
तो दोस्तों अगर महासागरों के बीच लवणता की भिन्नताएं होंगी तो तापमान का अंतर का कारण तो नहीं हो सकता। महासागरों में पिघलने का नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सबसे सटीक आंसर जो होगा, क्योंकि सूर्य ही है जो हमारी ऊष्मा का वितरण करता है पूरी सभी जगह पर, ये सूर्य हमारा, और ये कर्क और मकर रेखा के बीच में घूमता है और इसी कारण तापमान का प्रवाह भी इसी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अब फिर भी हम फोर्थ नंबर के आंसर को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर आंसर बी। तो हमने क्या लगाया? फोर्थ नंबर नहीं दोस्तों, फोर्थ नंबर कहाँ गया हमारा? फोर्थ नंबर सी। हाँ दोस्तों बिल्कुल, फोर्थ नंबर हमारा सी। ये बिल्कुल आंसर बहुत सरल भी है वैसे, वो तो मैं आप संतुष्टि के तौर पर देख रहे हैं अपन, क्योंकि एक भी चीज हमसे गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः मैं भी एक मानव ही हूँ और मानव से गलतियां होना संभव है। भारतीय महासागर में महासागर एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। मेरे मन में क्या एक बात आ रही थी, क्योंकि हम अपने आप में सुधार कर कर हम सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। हम उसमें और सुधार कर कर उसमें गलती होने की संभावना को कम कर सकते हैं, परंतु हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम कोई गलती करें ही ना, क्योंकि हम गलती करना छोड़ देंगे तो हम सीखना भी कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। जब हम भारतीय महासागर में महासागरीय धाराओं की मौसम के दौरान उल्टी दिशा में बहती है, अर्थात भारतीय महासागर के संदर्भ में बताता है कि मौसम के कारण जो उल्टी दिशा में बहती है, कोरियोलिसिस बल का कुछ कोरियोलिसिस बल कुछ मौसमों में अधिक प्रभावी हो जाता है। नहीं नहीं, कोरियोलिसिस बल प्रभावित नहीं होता। मौसमी मौसमी मानसून हवाएं सतह की दिशा को प्रभावित करती है, जिससे धाराओं की दिशा बदल जाती है। हाँ बिल्कुल, ये सही है दोस्तों कि जब वो मौसमी धाराएं होती है तो उल्टी दिशा में बहने लगती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं सतही दिशा को प्रभावित कर देती है। ठीक है। जब हम लेब्राडोर की धारा पढ़ते हैं तो लेब्राडोर की धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, आपको पता है? लेब्राडोर की धारा दोस्तों वास्तव में गर्म, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गर्म पानी जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहता है, एक तापमान के अंतर जो गर्म उष्ण कटिबंधीय जल तथा ठंडे ध्रुवीय जल के बीच बनता है। बिल्कुल दोस्तों, लेब्राडोर की जब धारा हम पढ़ेंगे आगे तो वास्तव में उसका अंतर यही है, और जिसके कारण धूम्र और कोहरा भी बन जाता है। और गल्फ स्ट्रीम के बारे में, गल्फ स्ट्रीम को किस प्रकार की महासागरीय धारा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रवाह, क्योंकि ये इसकी सीमाएं अस्पष्ट होती है। प्रवाह को बोलते हैं, बहाव मत करना दोस्तों, है यहाँ हम प्रवाह पढ़ना, और इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है। बड़ी धारा है क्योंकि ये उच्च गति की धारा है और इसकी सीमाएं स्पष्ट है। ठंडी जल धारा है क्योंकि यह उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती है। गहरी जल धारा है क्योंकि ये 400 मीटर के नीचे से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है, हालांकि मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये इस पूरी अपनी स्लाइड है, इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखा के पास महासागर जल का प्रवाह किस प्रकार होता है? जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके पास महासागर के जल का प्रवाह कैसे होता है 0 डिग्री के पास? कोरियोलिसिस बल के कारण जल पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में बहता है। ठीक है भाई। जल सौर गर्मी के कारण फैलता है, जिससे एक ढाल बनती है और मध्य अक्षांशों की ओर बहता है। सही बात है भाई। भूमध्य रेखा के पास हवा की गति बहुत धीमी होती है। नहीं नहीं, धीमी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हाँ कि हम ITC-Z बन जाता है, डोल ड्रम बन जाता है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं। वाष्पीकरण के कारण लवणता बढ़ने से धारा की दिशा प्रभावित होती है, तो वाष्पीकरण भी होता है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे सटीक आंसर है बी। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। 9th के अंदर बी। उत्तरी गोलार्ध में ठंडी जलधाराएं किस क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो ठंडी जलधाराएं हैं,
ठीक है, वो किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? उच्च व निम्न अक्षांशों के पूर्वी तटों पे? नहीं नहीं, निम्न और मध्य अक्षांशों के बीच, पश्चिमी घाटों और उच्च अक्षांशों पर, पूर्वी घाटों पर। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यही आंसर सटीक होगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आंसर इसके अंदर बी। अब आप दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, शायद कौन सा, सेवंथ नंबर था, लेब्राडोर की धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो लेब्राडोर की धारा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये तापमान के अंतर जो, ठीक है, तापमान के अंतर जो उष्ण कटिबंधीय गर्म जल और ठंडे विषुवतीय जल के बीच बनता है। इसके बाद हम गल्फ स्ट्रीम की शायद कर लिया था, अरे नहीं दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम का रह गया था। गल्फ स्ट्रीम के बारे में, किस प्रकार की धारा महासागरीय धारा के रूप में, किस प्रकार की महासागरीय धारा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ये बहाव, क्योंकि इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है? नहीं, गल्फ स्ट्रीम की यह बड़ी धारा है क्योंकि उच्च गति वाली धारा है, और इसकी स्पष्ट सीमाएं, बिल्कुल इसकी स्पष्ट सीमाएं तो है। गहरी जल धारा है क्योंकि ये 400 मीटर के नीचे चलती है। बिल्कुल दोस्तों, ये सही हो सकती है। फिर भी मैं इसको डाउट के क्वेश्चन पर लेता हूं, लेकिन क्योंकि सबसे मुझे सटीक आंसर ये लगता है। फिर भी आप अपने कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, और मैं इसको नीचे कमेंट बॉक्स में और अच्छे तरीके से पिन कर दूंगा अगर कोई समस्या हुई तो। धन्यवाद दोस्तों आपका।